सिर्फ डीडी न्यूज पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत अन्य नेता रहे मौजूद। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, राज्य में विकास के एक नए आयाम को भाजपा ने किया है स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वलसाड और भावनगर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का गुजरात का पहला दौरा। छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी। बिहार की 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा की एक सीट पर 3 नवंबर को हुआ था मतदान। मिस्र में आज से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के 27वें संस्करण का सम्मेलन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव लेंगे भाग। कहा, कॉप का 27वां संस्करण हो कॉप ऑफ एक्शन। आईसीसी T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना तय। एक रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हराया। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से हुआ बाहर। भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन में जारी एशियन इलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में मीनाक्षी ने फिलीपींस की आयरिश मैग्नो को और प्रीति ने उज्बेकिस्तान की सितोरा को दी मात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की, हिमाचल प्रदेश के सियासत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बुलंद इरादों के साथ हिमाचल की जनता की सेवा की है। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी।
तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश में 4 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह कांगड़ा में 3 और ऊना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिमाचल में आज 3 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम वलसाड जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में 500 से अधिक ऐसी लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जिनके पिता नहीं हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। जिन सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनगोड और ओडिशा में धामनगर सीट शामिल है। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। प्रारंभिक रुझानों के मुताबिक ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी यहां आगे चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी यहां दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण के लिए शर्म अल शेख पहुंच गए हैं, जहां वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कॉप का 27वां संस्करण कॉप ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और हानि और क्षति के परिणामों पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बनारस के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन के भव्य सामान्य यात्री हॉल में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लगाए गए वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला कलाकृतियों और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी बारीकी से स्टॉल्स के उत्पादों का परीक्षण किया और स्टॉल संचालकों से उनके उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों, कार्यकौशल और उनकी बिक्री में हुई बढ़ोतरी का संज्ञान लिया और स्टॉल्स की उत्पादों की सराहना भी की। उच्चतम न्यायालय नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर 7 दिन की लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति भट्ट इस मामले में 2 अलग अलग फैसले सुनाएंगे। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रहते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधान का समर्थन किया था। सर्वोच्च अदालत के समक्ष केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी, एसटी और अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी और सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के तय 50% आरक्षण में नहीं आता है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आज भी धुंध छाई हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सफर के अनुसार दिल्ली में आज सुबह AQI यानी कि 339
दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया है। जहरीली हवा दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। लगातार जहरीली होती आबो हवा लोगों को बीमार बना रही है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहरीली हवा का खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने की क्षमता पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायतें हर उम्र में देखने को मिल रही हैं। पार्क में मजबूरी में घूमने आते हैं और जो है मन भी नहीं करता घूमने के लिए। सुबह शाम देखो दोपहर तक, शाम तक शायद वही धुआं सा रहता है पार्क में। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा भी अंदर जाता है, फेफड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं, असर पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, आंखों में जलन होती है, आंखों को भी नुकसान पड़ता है। जहरीली हवा जो है वो हेल्थ को नुकसान तो पहुंचाती है। तो इसमें क्या है कि आंखों में जलन होती है, पोल्यूशन से आपके लंग्स में जाते हैं, नोज के अंदर इरिटेशन होते हैं और उसका तो दुष्प्रभाव तो आपको पता ही है कि हेल्थ में पड़ता ही पड़ता है। सेहत पर ये प्रदूषण तो इफेक्ट करता है कि आंखों पर करता है, गलों में करता है, गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है और बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम जिसके गुर्दों में, फेफड़े में, इनमें भी फर्क पड़ता है, बहुत असर होता है। और उत्तराखंड के टिहरी में आज सुबह 8:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं भूकंप के झटके देहरादून और मसूरी से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए। हालांकि कहीं भी कोई नुकसान होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर था। और एनआईए ने डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और डी कंपनी के 3 और गुर्गों को गिरफ्तार किया है। सदस्यों के खिलाफ अब तक का पहला आरोप पत्र दायर किया गया है। आरिफ भाईजान, शब्बीर और सलीम फ्रूट इस मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ 3 फरवरी 2022 को मुंबई में एनआईए ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जबकि 2 आरोपी दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील फरार हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये सभी आतंकी गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था करने के आरोपी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मकोका और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को मुंबई और भारत के अन्य भागों में सनसनीखेज आतंकी गतिविधियों के लिए दाऊद और छोटा शकील के हवाला चैनल से बहुत बड़ी धनराशियां मिली थी। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन दिए। इस कार्यक्रम में इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आम लोगों से मुलाकात की और जनता दर्शन किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया था। अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद अब इन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरे चीतों को भी बड़े बाड़ों में जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी चीते स्वस्थ हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अमेरिका में मंगलवार को होने वाली मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव प्रचार की गति तेज हो गई है। उम्मीदवार जनता को अंतिम दलीलें दे रहे हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने भी खुद को चुनाव प्रचार में झोंक रखा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले कुछ दिनों में कई चुनाव सभाएं की हैं, जिनमें उन्होंने मतदाताओं से डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों पर मतदान होगा और इसके साथ ही 39 राज्यों और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव के अलावा कई अन्य राज्यों में स्थानीय चुनाव होंगे। और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान द्वारा रूस को ड्रोन की सीमित आपूर्ति वाले दावे को खारिज किया है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कीव की सेना हर दिन कम से कम 10 ड्रोन नष्ट कर रही है। शुक्रवार को अकेले यूक्रेन की सेना ने 11 ड्रोन नष्ट किए हैं। ईरान ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया कि उसने रूस को ड्रोन की आपूर्ति की थी, लेकिन ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भेजे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ समय पहले ही ड्रोन की कुछ संख्या में आपूर्ति की गई थी। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचों पर ड्रोन हमलों की उन्होंने सूचनाएं दी हैं। इन हमलों में ईरान निर्मित शाहीद 136 ड्रोन का उपयोग करके बिजली स्टेशंस और बांधों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस इस बात से इनकार करता रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुट में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई जारी है। बखमुट के उप महापौर ने कहा है कि बखमुट अब युद्ध का एक अहम मोर्चा बन गया है। रूसी सेना बार बार बखमुट और इसके आसपास के अवदिविका क्षेत्र में हमले कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना रूसी सेना को करारा जवाब देकर उसे पीछे ढकेलने में सफल रही है। उप महापौर ने कहा कि लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद लगभग 12 से 15 हजार नागरिक शहर में बने हुए हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले शहर में रहने वालों की संख्या तकरीबन 80 हजार थी। फरवरी के बाद से बखमुट में युद्ध से अब तक 120 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। जून और जुलाई में रूस के औद्योगिक शहरों लिसिंचिस और सिवियरोडेडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद वे बखमुट रूस के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में फ्रांसीसी सरकार की मदद से मोबाइल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशाला ईजियम सामूहिक दफन कर पीड़ितों की पहचान करने के लिए बनाई गई है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए नमूने देने वाले परिजनों की कतारें प्रयोगशाला के बाहर लग रही हैं। पिछले महीने
ईजीएम में एक दफन स्थल से 436 लोगों के शव बरामद किए गए थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अधिकांश मौतें हिंसक झड़पों में हुई थी। और खबर पेरू से, जहां की राजधानी लीमा में शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ। लाल और सफेद झंडों के साथ राष्ट्रपति कैस्टिलो के विरोध में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी देखी गईं। पेरू के राष्ट्रपति कैस्टिलो की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच के बीच उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहा है। कैस्टिलो, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण किया था, सत्ता में आने के बाद 2 बार उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन विपक्ष के पास आवश्यक वोट नहीं होने के कारण प्रस्ताव खारिज हुए हैं। और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने सभी टेलीविजन चैनल्स पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करने से लोगों में नफरत पैदा होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों का एक आयोग गठित करने की मांग की। गुरुवार को पंजाब के वजीराबाद जिले में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर 2 बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। गोलीबारी में उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी। हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और एक हमलावर पकड़ा भी गया। और खबर क्रिकेट के मैदान से, T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 में दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड्स के हाथों 13 रन से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का सफर समाप्त हो गया है। सेमीफाइनल की दौड़ से वो बाहर हो गई है। नीदरलैंड के खिलाफ सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में मिली हार के बाद अफ्रीका की टीम 5 मैचों में सिर्फ 5 अंक ही जुटा सकी। दक्षिण अफ्रीका की टीम के टूर्नामेंट से बाहर होते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 159 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए रेले रॉस ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जबकि नीदरलैंड के लिए ब्रैंडन ग्लोवर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। और T20 विश्व कप के आज के मुकाबले की बात करें तो सुपर 12 में भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे के सामने चुनौती पेश करेगी। ये मुकाबला मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे की टीमें T20 फॉर्मेट में 6 साल बाद आमने सामने होंगी। भारतीय टीम 4 मैचों में से 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो जाता है तो भी भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और T20 विश्व कप के सुपर 12 में भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही है। यह मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। और T20 विश्व कप के सुपर 12 में आज के दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हैं। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। इस मैच में दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। खबर बॉक्सिंग के रिंग से, भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत के साथ ही मीनाक्षी और प्रीति ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है। मीनाक्षी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिलीपींस की आयरिश मैग्नो को हरा दिया। वहीं प्रीति ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के स्पर्धा में उज्बेकिस्तान की सितोरा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। और भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने जॉर्डन के अम्मान शहर में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की वेलेंटीना को
3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफलता अर्जित की। इस जीत के साथ ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।